यूपी बोर्ड के परीक्षा पर चर्चा के संबंध में आज हम लोग हाई स्कूल के हिंदी प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि हिंदी के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न संख्या 3 और 4 आता है उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा रहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न में लिखा रहता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वह 24 मार्च 2022 को प्रातः 8 बजे से लेकर के और 11:15 तक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि परीक्षा हमारी 24 मार्च को है। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि प्रश्न संख्या 3 और 4 पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यह दोनों मिलाकर के 12 अंक का आता है। अब यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या लिखना अगर है तो ससंदर्भ व्याख्या लिखने के लिए हमको किन चरणों का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर देखिए, संदर्भ में क्या लिखते हैं, सबसे पहले पाठ का नाम लिखते हैं, उसका क्या शीर्षक दिया गया है, इसके रचनाकार या लेखक का क्या नाम है और लेखक अथवा रचनाकार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। और साथ ही साथ अगर यह गद्य खंड है तो किस विधा में लिखा गया है उसके संबंध में यहाँ पर अवश्य ही चर्चा कर लेंगे। लेखक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार की वह रचनाएं लिखते हैं, राष्ट्र के प्रति उनका क्या योगदान है, ये सब बातें वहाँ पर अवश्य लिखेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर आता है कि प्रसंग। तो प्रसंग का मतलब होता है कि जो दिया गया पद्यांश अथवा गद्यांश है उसमें लेखक क्या कहना चाहता है, इसका उल्लेख अवश्य ही करेंगे। फिर व्याख्या में क्या करेंगे, इसके अंतर्गत गद्यांश अथवा पद्यांश में कही गई जो भी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उनको अपने शब्दों में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। तो जो भी गद्यांश दिया गया है उसको हमने विस्तार पूर्वक लिखना है अपने शब्दों में। फिर गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखें। जो भी कठिन शब्द इसमें आए हुए हैं उनकी सरल व्याख्या करें और अगर रेखांकित भाग दिया गया है तो उस रेखांकित भाग की हमको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पर अगर यह गद्य खंड के रूप में है तो उसमें कुछ विशेष बातें लिखेंगे, भाषा की विशेषता लिखेंगे कि सरल है, सहज है, सुबोध है, अलंकृत भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है कि नहीं, मुहावरों का प्रयोग हुआ है कि नहीं, शैली किस प्रकार से है, गद्यांश और पद्यांश का क्या मूल भाव है उसको एक वाक्य में आप लिखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर काव्य खंड दिया गया है तो उसमें काव्यगत सौंदर्य के संबंध में चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है, शैली क्या है, इसमें रस दिया गया है कि नहीं, अलंकार दिया गया है कि नहीं, किस प्रकार का मात्रिक छंद है और इसमें किस तरह की चिंतनशीलता और किस तरह की बात की गई है। इन सभी बातों को आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य के अंदर। तो यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या में इन बातों का आपने ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें प्रश्न होता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न इसमें होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और फिर तीसरा इसमें गद्यांश संबंधी कोई प्रश्न होता है। तो यहाँ पर अब देखिए बेटा, उदाहरण के रूप में मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं है उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। अब देखिए क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिखने के लिए हमने बताया कि शीर्षक आपको सबसे पहले किस पाठ का है इसको आपको तुरंत ही पढ़ करके याद कर लेना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रभक्त और सादगी पसंद कृषक पुत्र थे।
सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता इनके रोम रोम में बसी थी। अपने लेखों और भाषा के माध्यम से हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया। सांस्कृतिक, शैक्षिक व सामाजिक विषयों पर लिखे गए इनके लेख हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। तो इतनी बात आप संदर्भ में लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर के लिए पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप पाठ का नाम लिखेंगे, लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ी बात बहुत बताएंगे और साहित्य में वह किस प्रकार से लिखता है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको अंक प्राप्त करना है, अधिक अंक प्राप्त करना है, विशेष अंक प्राप्त करना है, तो कुछ विशेष लिखना ही होगा। अब देखिए बेटा, दूसरे खंड में यहाँ पर कहता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो किया गया है, विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देख करके दूसरे देशवासी या ऐसे व्यक्ति जो यहाँ से मौलिक रूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह उठते हैं कि भारत तो एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं हैं वरन अनेक जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे देश को सतही दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते हैं। ऐसे लोगों को भारत में विभिन्नता ही नजर आएगी। तो यहाँ पर जो आपने अंडरलाइन दिया गया है खंड, उस अंडरलाइन खंड को आप अपने शब्दों में व्याख्यायित करेंगे। कम से कम 10 लाइन तो आपने अवश्य ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर करा है तीसरे खंड में कि उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। तो यह बात यहीं पर बताई गई है और कुछ बातें जो पहले से पाठ आधारित आपने पढ़ा हुआ है उनको जोड़ते हुए यहाँ पर लिखेंगे। करा है कि जिस प्रकार से भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और गांवों में बोले जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी कई संप्रदायों की गणना करना आसान नहीं है। तो भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में यही बात लेखक यहाँ पर कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले यह भी 6 मार्क का है, तो गद्यांश और पद्यांश खंड मिलाकर के कुल 12 अंक का है। यहाँ पर सबसे पहले हमने संदर्भ लिखना है, फिर इसका प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करना है और काव्यगत सौंदर्य अवश्य ही लिखना है, बेहतर ढंग से लिखना है। कम से कम इसमें 5 पॉइंट 6 पॉइंट कम से कम होने चाहिए काव्यगत सौंदर्य में। तो यह बातें जब आप लिखेंगे तब इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नांकित पद्यांश में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर अथवा के रूप में भी दिया रहता है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में यहां पर ले रहे हैं। कह रहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो यहाँ पर हमने कहा है कि जैसे ही इस जो भी आपने पद्यांश मिलता है, जो भी गद्यांश मिलता है, आपने इतना पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसके आधार पर आपको तुरंत ही चिन्हित कर लेना है, पहचान कर लेना है कि किस पाठ से यह दिया गया है। तो अब इसका सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पर संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 स्वदेश प्रेम पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने स्वतंत्र अध्ययन और देशाटन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया तथा साहित्य साधना की। राम नरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यह जौनपुर के निवासी थे। तो इन सब बातों को नहीं लिखना है, केवल यहाँ पर हमने बताया कि
पाठ का नाम, लेखक का नाम, उस लेखक के बारे में कि किस प्रकार से लेखनी करता है, किस प्रकार की बातें लिखता है, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी बात अब हमको करना है, क्योंकि प्रसंग लिखना है यहाँ पर, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत जो भी पद्यांश है उसमें कवि मृत्यु से भयभीत नहीं होने की प्रेरणा दी है और मृत्यु स्वाभाविक क्रिया है और शाश्वत सत्य भी है, अतः इसे क्यों घबराया जाए। तो यहाँ पर जो भी बात बताई गई है प्रसंग में या इस कविता में, उसको प्रसंग के रूप में लिखेंगे कि क्या कवि कहना चाहता है। अब देखिए बेटा, इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो भी कविता दी गई है एक बार दो बार पढ़ने के बाद आपको तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा इसका अर्थ क्या है, तो उसको अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में सरल करके लिखने का प्रयास करेंगे। हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है, अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और जीवन रूपी दूसरे वस्त्र को धारण करता है, अतः हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि आप कविता पढ़ करके और कविता का अर्थ अच्छी प्रकार से समझते हुए आसान शब्दों में इसको लिख देंगे और लिखते हुए थोड़ा थोड़ा अंतर करके आप लिखेंगे। जितना भी संदर्भ हुआ फिर एक पंक्ति छोड़ देंगे, इसी प्रकार से प्रसंग लिखा, इसके बाद व्याख्या लिखा। अब बात होती है कि यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पूरे जो यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। तो काव्यगत संदर्भ में कम से कम 5-6 बातें आपको अवश्य ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए भाषा इसकी क्या है, भाषा सरल है और खड़ी बोली है। फिर शैली क्या है, उद्बोधन शैली में है, यहाँ पर कवि उद्बोधन कर रहा है, दूसरे को समझा रहा है। फिर रस क्या यहाँ पर है, वीर रस है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, मात्रिक छंद है। अलंकार, अब देखेंगे कि इसमें कहीं कोई अलंकार है कि नहीं। तो मृत्यु एक है विश्राम स्थल, यहाँ पर यह रूपक अलंकार के रूप में है। फिर मृत्यु एक सरिता है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही साथ इसमें भारतीय दर्शन का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। जो गीता में बात कही गई है वही बात यहाँ पर कवि अपने तरह से कह रहा है। तो यहाँ पर कवि के चिंतनशीलता का यह परिचायक है। जो भी बातें यहाँ पर कवि ने लिखा हुआ है वह उसकी चिंतनशीलता का परिचायक है। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और यहाँ से आप अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि देखिए प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से आप अपने उत्तर का प्रस्तुतिकरण करते हैं।